हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से बिहार स्पेशल बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में इंडियन पॉलिटी का मॉडल सेट 8 करने वाले हैं। हमने मॉडल सेट 1 to 7 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से पहले 1 to 7 मॉडल सेट को जरूर देख लीजिए, फिर आप 8 को देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। बाकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पीडीएफ आपको प्रथम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? अब ये बहुत साधारण से क्वेश्चन से सेशन का जो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो कौन करता है लोकतंत्र सर? ये तो बहुत साधारण सी बात है कि जनता जो है वो लोकतंत्र में क्या होता है, वो असली शासक होता है। शासन तो ऑब्वियसली जो है जनता के प्रतिनिधि करते हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि तब है जब जनता है, जनता चुनती है, तभी वो प्रतिनिधि बनते हैं और उन प्रतिनिधियों को अधिकार जो है वो जनता ही देती है। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार हो, कानून को लागू करने का जो भी अधिकार हो। ठीक है, खैर चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत में मत देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? मत देने की यानी मतदान देने, वोट देने की जब बात आती है तो हम सबको पता है कि वर्तमान में ये कितना है, वर्तमान में 18 वर्ष है। वर्तमान में ये 18 वर्ष है, लेकिन पहले ये कितना हुआ करता था? पहले ये 21 वर्ष हुआ करता था, है ना। पहले कितना हुआ करता था? पहले ये 21 वर्ष था। ठीक है, फिर इसको क्या किया गया, है ना, पहले 21 वर्ष था, फिर इसको जो है संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां, है ना, संशोधन जो है संशोधन, ठीक है, ये संशोधन कब हुआ था? ये संशोधन याद रखिएगा, ये पूछ भी लिया जाता है। 61वां संशोधन 1988 जो है, इसके द्वारा क्या किया गया, ये जो वोट देने की आयु है, मत देने की जो उम्र है, ठीक है, उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, अच्छा आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं को वोटिंग राइट कब मिला था? ये सवाल का आंसर आप लोग करेंगे, है ना, कमेंट में जरूर इसका आंसर करिए कि भारत में महिलाओं को जो वोटिंग राइट्स कब से दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, ये तो इसकी विशेषता, आपने अगर प्रियम्बल पढ़ा हो तो वहां से ही आपको पता चल जाएगा, है ना। वैसे धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म तो वो है ही। लिखित संविधान बिल्कुल है हमारे पास। एकल नागरिकता ये भी हमारे यहां है। ठीक है, साम्यवादी शासन हमारे यहां नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा 4। साम्यवादी शासन जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता जो है उसको नहीं दर्शाता या वो नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये तो बहुत आसान सा सवाल था आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ नमूना जो है, ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो कौन सा है? वो है ब्रिटिश संविधान। ठीक है, जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान का, या है ना, जो नॉन रिटन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो आपका ब्रिटिश संविधान है, ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? नागरिकों की उदासीनता पर, जनता की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों पर। ये तो आप पढ़ करके आंसर करने वाला क्वेश्चन है, मतलब ये एक जनरल सेंस लगा करके आप इसको आंसर कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं। नागरिकों की जो विवेकपूर्ण अब सहभागिता है उसी पर लोकतंत्र क्या है, वो निर्भर है, या लोकतंत्र की सफलता निर्भर है। ये तो बहुत सामान्य सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी जो फेडरलिज्म होता है ना, या फेडरल स्टेट होता है ना, उसकी क्या विशेषता नहीं है? उनका लिखित संविधान, ये तो उनकी विशेषता है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन, ये भी उनकी विशेषता है। एकहरी शासन और सर्वोच्च न्यायालय भी उनकी व्यवस्था, मतलब उनका जो है अब इसी के लिए विशेषता है। लेकिन ये एकहरी शासन, ठीक है, बात समझ में आ रही है, एकहरी शासन जो है ये नहीं है, ये आपका नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3। एकहरी शासन जो है वो संघ राज्य यानी फेडरलिज्म जो है उसकी विशेषता नहीं है। और फेडरलिज्म का अगर सबसे अच्छा उदाहरण पूछेगा तो वो कई बार पूछा जाता है, वो क्या है? यूएसए है। ठीक है, सबसे बेस्ट उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? कह रहे हैं कि संघ सरकार का उदाहरण है। अब देखिए अभी जस्ट आ ही गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए जो है ना, यूएसए जो है आपका संघ राष्ट्र का, है ना, यानी कि फेडरल कंट्री का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। आगे बढ़े, कह रहे किस उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था? ठीक है, ये कौन सा न्यायालय था? ये था इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, और अगर आपको पता हो, ठीक है, अब ये घटना आप इसको अच्छे से समझिए। ये केस जो है ना 1975 में इसका जजमेंट आया था, है ना। 1975 में ये बेसिकली एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजनारायण। ठीक है, क्या नाम था? राजनारायण। और ये केस जो कहलाया था यूपी बनाम, है ना, ये उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण केस, जिसमें, है ना, राजनारायण ने 1971 के लोकसभा चुनाव में, है ना, इंदिरा गांधी द्वारा जो है, ठीक है, वो, है ना, अपने पावर का मिसयूज करने, या कहिए कि चुनावी कदाचार, है ना, जिसको हम लोग इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस बोलते हैं, उसके लिए जो है उनको, मतलब उनके खिलाफ जो है इस केस को लेकर के वो कोर्ट आए थे, हाई कोर्ट आए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने केस मतलब फाइल किया था। बात समझ में आ रही है? यानी कि 1971 का जो 5वां लोकसभा चुनाव था उसमें इंदिरा गांधी के ऊपर जो है वो इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस, है ना, को लेकर के एक केस फाइल किया था। किसने? राजनारायण ने। तो ये केस जो है, ये जो रिजल्ट था, ये केस था यूपी वर्सेस, है ना, यूपी वर्सेस राजनारायण, है ना, राजनारायण, है ना, नारायण केस।
नारायण केस, ठीक है। और इसका रिजल्ट जो है, इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 1975 में दिया गया। 1975 में ये जो है ऑर्डर पास हुआ। बात समझ में आ रही है। और इसमें जो है इंदिरा गांधी को जो है चुनाव में कदाचार के लिए, ठीक है, मतलब चुनावी कदाचार के लिए दोषी पाया, इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस के लिए इनको दोषी करार दिया, ठीक है। मतलब इंदिरा गांधी को जो है, ठीक है, कदाचारी कदाचार है ना, या फिर आप इसको ऐसे बोल लीजिए, ठीक है, कि है ना, चुनावी कदाचार जो है ना, इसको आप ऐसे क्या ले सकते हैं कि चुनावी कदाचार है ना के लिए इनको दोषी पाया, ठीक है, चुनावी है ना, चुनावी कदाचार के लिए दोषी है ना, के लिए दोषी ठहराया, ठीक है। और उनको जो के लिए दोषी ठहराया। और ये वो जजमेंट है, देखिए ये बहुत बड़ा जजमेंट था, ये वो जजमेंट था जिसने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का है ना आधार तैयार किया, या कहिए कि यही वो कारण बना। ये वो जजमेंट है जिसके कारण इंदिरा गांधी ने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में कर दी थी। और वो था इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जजमेंट, जिसमें इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया था और उनको प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने की बात कही गई थी, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और उस समय जो चीफ जस्टिस थे, ये जो डिसीजन दिया था, इतना बड़ा डिसीजन जो दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जो है, उनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा, ठीक है, जगमोहन लाल सिन्हा। कौन थे? तो इनका नाम भी याद रखेंगे, कौन थे ये? जगमोहन लाल सिन्हा, ठीक है, जगमोहन लाल सिन्हा, ठीक है, लाल सिन्हा, क्लियर है, लाल सिन्हा। तो इनके बारे में याद रखेंगे, ठीक है, जगमोहन लाल सिन्हा जो है वो है ना चीफ जस्टिस थे उस समय वहां के, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी है ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये ऑर्डर था, ये आदेश है, ठीक है, जो जजमेंट आया। और ये श्रीमती गांधी के निर्वाचन को अवैध करार कर दिया गया था। ये 1971 के लोकसभा के लिए इनको दोषी ठहराया था, के चुनाव के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सॉरी है ना। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था जो है वो देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है। मतलब देश के वर्तमान कानून में संशोधन ये कौन करता है? तो हम सबको पता है ये काम संसद का है। और ये आर्टिकल जो 368 है, ये इनको जो है बेसिकली संशोधन का अधिकार देता है। जो अनुच्छेद हमारा कौन सा है? अनुच्छेद 368 जो है वो क्या करता है? वो जो है संसद को संशोधन का अधिकार देता है। जो हमारे वर्तमान जो है ना कानून है उनमें संशोधन का अधिकार देता है। हाँ, लेकिन इनमें कुछ प्रतिबंध भी हैं, ठीक है। तो आपको मैंने पीछे के वीडियो में कई सारे केसेस बताए थे, ठीक है। उसमें केशवानंद भारती केस के बारे में बताया था। फिर ये जो अभी जस्ट आया था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस जो है, इसमें भी उस चीज पर जोर डाला गया था, ठीक है, जहां न्यायिक समीक्षा के बारे में मैंने बताया था। और वही न्यायिक समीक्षा जो है वो संसद पर कह लीजिए, ठीक है। और केशवानंद भारती केस में जो मूल संरचना की बात की गई और जो कोर्ट के पास जो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसने संसद के पास जो है ना संशोधन की असीमित शक्ति थी, इसको सीमित कर दिया गया, ठीक है। तो संसद के पास अब जो शक्तियां हैं वो सीमित है संशोधन को लेकर के, ठीक है। ऐसा असीमित शक्ति अपने पहले इनके पास जरूर था, ठीक है। तो अब ये सीमित शक्तियां, ठीक है, ये क्या है? इनके पास संशोधन की सीमित शक्तियां हैं, ठीक है। असीमित क्या है कि वही जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाया, मूल संरचना का जो सिद्धांत लाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ ऑर्डर में कहा है, जजमेंट में कहा है कि जो संसद है वो सभी कानून में संशोधन कर सकता है, लेकिन किसको छोड़ करके? उन सभी कानूनों को छोड़ के, उन सभी विषयों को छोड़ करके जो संविधान के मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसमें नई नई चीजें ऐड की जा रही है कोर्ट्स के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? तो पढ़ लीजिए, समानता का अधिकार तो है। विदेश में घूमने का, ये तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि विदेश में घूमने का, भारत में घूमने का भले है आपके पास, ठीक है, लेकिन विदेश में घूमने का अधिकार जो है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन भारत में घूमने को लेकर के आपके पास मौलिक अधिकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो यहीं से हो गया, क्लियर है। आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मौलिक अधिकार के रक्षक रूप में कौन? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन, उसका प्रोटेक्टर, उसका रक्षक कौन कहता है? तो आपको पता होगा ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ही है जो क्या करता है, जो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है ना। अच्छा, यहां पर ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति, सर्वोच्च, इसके अलावा नीचे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दिया है। तो ऐसे में क्या होगा? देखिए, अगर ये ऑप्शन दिया हुआ हो तो फिर आंसर जो आपका हो जाएगा तब वो हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों ही है, ठीक है, दोनों, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, मैंने सिर्फ पहले सर्वोच्च न्यायालय देखा इसलिए मैंने उसको टिक कर दिया, ठीक है। अगर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दिया है तो फिर दोनों ही होगा, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है दोनों ही मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्टर है, क्योंकि आपको पता होगा कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जो है ये दोनों ही क्या करते हैं? मौलिक अधिकारों के हनन के केस में जो है रिट्स जारी करते हैं, ठीक है, और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं, समाप्त किए जाते हैं, संविधान मौन होता है। देखिए, ये
समाप्त तो मौलिक अधिकार नहीं होता, लेकिन हाँ उस पीरियड के लिए ये स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब यह है कि जिस समय आपातकाल घोषणा होती है उस समय आपके पास जो मौलिक अधिकार नहीं होते। लेकिन देखिए ये जब 1975 का आपातकाल आया था, ठीक है, और उसमें यही चीज हुई थी कि जितने भी संवैधानिक आपके अधिकार हैं, चाहे मौलिक अधिकार हो, वो सब क्या हो गया, वो आपका स्थगित हो गया। लेकिन उस घटना में देखा क्या गया कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं लोगों पर जो है बहुत ज्यादा ज्यादतियां भी की, ठीक है, इसका फायदा उठा करके। तो इससे बचने के लिए जो है जब 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय में लाया गया तो उसमें एक चीज मेंशन की गई। उसमें क्या कहा गया, उसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 20 और 21 है ना, यानी कि ये याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में आया था, इसमें यह कहा गया, ये मोरारजी देसाई के समय में आया था, और चूंकि इससे पहले जो आपातकाल था, ठीक है, 1975 में, ठीक है, उसमें जो ज्यादतियां हुई लोगों के साथ, उससे आगे उनको सुरक्षा मिल सके, तो यह कहा गया कि सारे मौलिक अधिकार तो स्थगित हो जाएंगे, लेकिन दो को छोड़ करके, एक जो अनुच्छेद आपका 20 है और दूसरा आ गया अनुच्छेद 21, ठीक है, यानी अनुच्छेद 20 और 21 जिसके तहत जो है ना आपको जीवन का अधिकार, कहने का राइट टू लाइफ और इंडिविजुअल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी जीवन का अधिकार जो है ना, जिसमें आपको मतलब क्या कहा गया, यह कहा गया कि जीवन का अधिकार जो है, ठीक है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, एक तो जीवन का अधिकार है ना, अधिकार, और दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, का अधिकार, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या होगा, ये स्थगित नहीं होगा, ये दो अनुच्छेद स्थगित नहीं होंगे, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। तो आपातकाल में पहले तो सारे ही हो जाते थे, लेकिन इस संशोधन के बाद क्या कहा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 यानी जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये समाप्त नहीं होगा। ये दो अधिकार जो है वो लोगों की रक्षा के लिए है, ठीक है, बात है कि लोगों के ऊपर जो है सरकार जो है कोई ज्यादती ना करे, ठीक है, इससे बचाव के लिए ये इन दोनों को सुरक्षित रखा गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्या कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए हैं। तो पहले 7 दिए गए थे, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन, सॉरी 42वें नहीं 44वें ही ना, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये पहले 7 थे, वर्तमान में अगर अभी पूछ रहा है तो ये 6 होगा, है ना। पहले 7 थे, पहले कितना था, 7 था, कौन सा, तो संपत्ति का अधिकार जो आपका था, है ना, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है ये समाप्त कर दिया गया, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है ना, इसको समाप्त नहीं किया गया, एक्चुअली ये हटा दिया गया, है ना, और हटा करके इसको कहां डाल दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा करके इसको अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया, ठीक है, जो कि अब एक कानूनी अधिकार है। ये क्या है, एक लीगल राइट है, ये अब आपका फंडामेंटल राइट ना होकर के ये अब एक लीगल राइट है ना, ये आपका क्या हो गया, एक लीगल राइट, ये कानूनी अधिकार है। ध्यान रहेगा ये क्या है आपका, ये एक कानूनी अधिकार है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार, ये पहले भी सवाल आ चुका है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार दिया गया। तो ये आपका था 86वां संविधान संशोधन। कौन सा था, तो 86वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा क्या किया गया, है ना, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक शिक्षा के अधिकार को जो मौलिक अधिकार किया गया। और आपको पता होगा कि ये कहां पर रखा गया है, अनुच्छेद 21A, है ना, अनुच्छेद 21A जो है उसमें इसको मेंशन किया गया है। और ये क्या है, जो प्रारंभिक शिक्षा में, कौन सी प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है, जो प्रारंभिक शिक्षा उसको मौलिक अधिकार में रखा गया, उच्च शिक्षा नहीं है, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, फ्री यानी मुफ्त शिक्षा जो है वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है, ये चीजें कही गई। तो 86वें संविधान संशोधन, है ना, के द्वारा जो है जिसमें 21A जोड़ा गया और इसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने का जो है उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये अभी जस्ट मैंने बताया था कि 61वां संविधान संशोधन 1988 जो है वो इसके द्वारा किया गया, अभी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है। देखिए इसमें से तो खैर कोई नहीं, इसमें पुराना डाटा दिया है, ठीक है, तो यहां से आपको नहीं याद रखना है। वर्तमान में अगर देखें तो लोकसभा में पहले तो देखिए कुल अभी जो क्षमता है लोकसभा की, जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो वर्तमान में अब जो क्षमता है ये 550 है, पहले 552 थी, लेकिन 2 घटा दिए गए। कब, जो 104 ना, जो आपका संशोधन 104वां संशोधन 2019 में हुआ, उसमें जो 2 लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, उस पद को हटा दिया गया, ठीक है। तो अब जो लोकसभा की क्षमता है वो 550 है ना। इसमें भी वर्तमान में 543 मेंबर ही है, ठीक है, 543 वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में वो कुल क्षमता है। अब इसमें इस 550 में जो है
जो एससी होता है, जिसको हम लोग अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, है ना, और ये या अनुसूचित जाति बोलते हैं, जनजाति नहीं, जनजाति तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बोलते हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए कितना, इसके लिए 84 है और इसके लिए 47, यानी कि एससी जो है, शेड्यूल्ड कास्ट जो अनुसूचित जाति जो है, उसके लिए कितना, तो 84 सीट, ठीक है, और जो है आपका है, ठीक है, और एसटी है उसके लिए 47 सीट जो है वो रिजर्व किया गया। और ये कब कब से शुरू हुआ है, ये जो 2008 में जो डीलिमिटेशन हुआ था, इसको परिसीमन बोलते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्धारित की जाती है, जो इलेक्शन का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो 2008 के जो परिसीमन हुआ था, जो ना परिसीमन हुआ था, ठीक है, परिसीमन, उसके द्वारा 2008 परिसीमन आयोग, है ना, आयोग द्वारा जो है ये निर्धारित किया गया था। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, आगे बढ़े तो ठीक है, आगे देखते हैं, है ना। मुझे तो ये नहीं पता ये 2012 का क्वेश्चन है, 2008 में हुआ था, फिर भी इसमें ऑप्शन गड़बड़ क्यों दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो ऑब्वियसली चुनाव के लिए किसका किया गया था, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, ठीक है, ये तो बहुत आसान सी बात है। आगे बढ़े, ठीक है, और आपको पता है कि अनुच्छेद 324 जो है इसको पावर देता है, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऑब्वियसली ये भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे, हम लोग जानते हैं। इसमें 7 सदस्य ऑलरेडी मैंने उनके नाम डिस्कस किए हुए हैं, ये है ना आपका प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वहां से आप देख सकते हैं इसको। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, तो किसने किया था भाई, कोई व्यक्ति, अगर आपको देखिए संविधान सभा ऑप्शन में, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो है ये संविधान तैयार किया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है। संविधान सभा की बैठक जो है, ये संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 6 दिसंबर को संविधान सभा बना था, गठन आपको अगर याद होगा, है ना, सॉरी, संविधान सभा का जो गठन है, ठीक है, संविधान सभा की अगर बात करें, इसका जो गठन है ये हुआ था 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हो गई, ठीक है, ये हुआ था पहली बैठक, ठीक है, पहली बैठक हुई। और इसको, है ना, पहली बैठक हुई, इसको तैयार कब किया गया, ये आपको पता है संविधान सभा द्वारा जो संविधान को एक तरह से स्वीकार कर लिया गया था, ये क्या था आपका 26 नवंबर, है ना, 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो ये कहानी आपको उम्मीद है कि याद होगी, ठीक है, मतलब ये सारी बातें आपको पता होगा। संविधान सभा में मेंबर्स पहले 389 थे, फिर घट करके 299 हो गए जब देश आजाद हुआ, अलग हुआ, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए पहले 10 थे, ये अभी वर्तमान में पूछा जा रहा है तो 11 ऑब्वियसली हो गया, हाँ, लेकिन पहले कितने थे, 10, जिस समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान में पहले से नहीं था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, कई बार आ चुका है, ये 42वां संविधान संशोधन, ये जो मौलिक कर्तव्य है आपका ये जोड़ा गया, ठीक है, ये तो आपका जोड़ा गया, है ना, ये जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन जो है 1976 के द्वारा जोड़ा गया। पहले इसमें 10 थे, जैसा मैंने कहा पहले 10 थे, ठीक है, और इसको ऑब्वियसली, और एक कमेटी, एक इससे जो रिलेटेड कमेटी थी वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, इससे रिलेटेड जो कमेटी थी वो कौन सी थी, स्वर्ण, ठीक है ना, स्वर्ण सिंह बेसिकली कमेटी बोलते हैं। तो ये क्या था, जो कमेटी थी वो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, ये ध्यान में रखिए, ये भी पूछा जाता है, जिन्होंने मौलिक कर्तव्य के बारे में, सिंह कमेटी जो है इन्होंने मौलिक कर्तव्य के बारे में सजेस्ट किया था, ठीक है, मतलब सिफारिश की थी। और फिर इसमें जो एक, देखिए अब 10 तो ऑलरेडी पहले से इसमें थे, ठीक है, लेकिन फिर क्या किया गया, इसमें जो एक है वो जोड़ा गया, है ना, और वो मौलिक कर्तव्य, वो एक कौन सा जोड़ा गया था, ठीक है, तो देखिए मतलब वो एक कब जोड़ा गया था एक्चुअली, तो ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002, वही 86वां संविधान संशोधन जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार स्वीकार किया गया था। तो ये कब जोड़ा गया, देखिए 10 तो मैंने पहले से कहा, जो 11वां है, 11th जो है ना, 11th जो है ना, 11th जो है ये जोड़ा गया था 86वें 70 है ना 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका 2002 के द्वारा जो है वो जो 11वां जोड़ा गया, यानी कि 2002 से जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो अब हमारे पास हैं। अच्छा ये कौन से कहां जोड़ा गया, आपको अगर भाग पूछ ले मौलिक कर्तव्य का, तो मौलिक कर्तव्य का भाग जो है आपको पता होगा 4A है, 4A है, और अगर आर्टिकल पूछता है, अगर आपका अनुच्छेद पूछ लेता है तो आपको पता है वो कहां है, 51A में, ठीक है, कहां पर है, ये आपका 51A में है, ठीक है, ये भी ये आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है, तो बहुत आसान सा, अनुच्छेद 25 से 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, तो ये मौलिक अधिकार, हमारे एक मौलिक अधिकार में से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, बाकी ये देख ही सकते हैं 14 से 18 जो है ये किसकी बात करता है, समानता के अधिकार के, ना समानता का अधिकार की बात करता है। 23 से 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, विरुद्ध अधिकार की बात करता है। और 19 से 22 जो है वो स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, ठीक है, ये किसकी बात करता है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। तो ये सब आपको ध्यान में होगा, ये सब मौलिक अधिकार है, ठीक है।
जीवन का अधिकार किस रिट के द्वारा प्रदान किया गया? अब आपको पता है कि 5 तरह के रिट जो हैं वो संविधान ये कोर्ट द्वारा जारी, जब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, यानी अगर आपके मौलिक अधिकार पर कोई आंच आती है, तो उस स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पीछे क्वेश्चन में आता है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है, तो आप वहां जा सकते हैं, ठीक है। और कोर्ट क्या करेगा, है ना, वो बेसिकली रिट इशू करके जो है वो आपको न्याय दिलाता है। तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट ये जो करता है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ये करता है, रिट ऑर्डर मतलब रिट पास करता है, और 5 रिट है, अभी देखते हैं हम लोग उसको, ठीक है। और हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत उन रिट्स को पास इशू करता है, ठीक है। इसमें यहां पर जीवन ये जो पूछा है कि जीवन का अधिकार से रिलेटेड, तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, जिसको हीबियस कॉर्पस भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया, जबरदस्ती डिटेन कर लिया गया, बिना उस पर कोई चार्ज के, ठीक है, बिना वारंट के उनको क्या कर लिया, डिटेन कर लिया गया, और उसको कोर्ट के सामने अगर पेश नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई संस्था या कोई विभाग जो भी उसको किया, कोई डिपार्टमेंट जो भी किया उसको, तो ये बेसिकली ये एक बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस रिट इशू किया जाएगा उनके अगेंस्ट, और उसको अदालत के सामने पेश करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उसी तरह बाकी आप यहां सब देख रहे हैं, परमादेश है ना, आपका अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है, और इसके अलावा एक और है, वो है प्रतिषेध। कौन सा है? तो प्रतिषेध। वैसे मैंने इसको पहले भी बताया हुआ है, और साथ भी जो है, जो हमने जब अनुच्छेद 32 पढ़ा था, यानी कि जब हमने सारे जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद का क्लास हम लोग कर रहे थे, डिटेल क्लास, वहां पर भी मैंने सारे ही जो है आपका जो रिट्स है उसके बारे में मैंने बात करी है, ठीक है। तो चलिए, बाकी रिट्स इशू करने का पावर भी अब आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैंने संविधान का स्रोत भी पढ़ा दिया है, तो आप लोग ये बताएंगे ये जो रिट पावर है ये कौन से कंट्री से लिया गया था, कहां के संविधान से जो है रिट पावर जो है वो लिया गया है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया? ये इंदिरा गांधी ने 1946 में ही किया था, जो 42वां संशोधन है। 42वां संशोधन तो जरूर पढ़िए, ठीक है। ये 1976 में किया था, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने, ये हमारे प्रियम्बल प्रस्तावना में पहला संशोधन था। और आपको पता है कि इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद यानी कि सोशलिस्ट, ठीक है। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? एक तो समाजवाद, सोशलिस्ट, दूसरा शब्द क्या जोड़ा गया? सेकुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा जोड़ा गया था अखंडता, है ना। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा जोड़ा गया था? तो एक हमारा जोड़ा गया समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, समाजवादी, है ना, समाजवादी, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो धर्मनिरपेक्षता, है ना, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, है ना, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। सेकुलर, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, है ना। ये 3 शब्द जो है, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान से। और कहां जोड़े गए? ये तीनों शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, प्रियम्बल में जोड़ा गया था। कहां जोड़ा गया था? ये आपका प्रियम्बल में जोड़ा गया, ठीक है। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि भारतीय प्रजातंत्र है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष? देखिए, भारतीय प्रजातंत्र जो है वो प्रत्यक्ष तो नहीं है, वो अप्रत्यक्ष है, ठीक है। मतलब इसमें जनता डायरेक्ट तो रूल नहीं करती, जनता क्या करती है? वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और वो प्रतिनिधि जो है वो शासन करते हैं जनता के, है ना, बेसिकली सहमति से, कहिए जनता की सहमति से, सहयोग से जो वो काम करते हैं। तो जो भारत में प्रजातंत्र है वो अप्रत्यक्ष है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या देखते हैं। अगला सवाल है, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? ये तो एक संवैधानिक है, अभी जस्ट आया भी था, ठीक है। इसी को निर्वाचन आयोग भी आप बोलते हैं। अनुच्छेद 324 इसकी बात करता था, इसलिए एक संवैधानिक निकाय है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था? पहले ये कौन थे? ये सुकुमार सेन थे। ये तो बहुत बार पूछा गया। पहले भारत के अंदर जो भी पहले हैं, ठीक है, तो उनको जरूर याद करके जाइए, उनसे भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो भारत के कोई भी, है ना, पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, पहले अध्यक्ष, ना लोकसभा के या फिर राज्यसभा के, या इस तरह के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रथम जरूर याद करके जाइए। ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। अब बहुत फेमस लूसेंट का बुक जो है उसमें ऑलरेडी आपको ये डिटेल मिल जाएगा, है ना। आप वहां से उसको कर लीजिए, ठीक है। भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? भारत में कार्यपालिका, देखिए, अगर वास्तविक कार्यपालिका पूछेगा भारत का तो प्रधानमंत्री होगा, लेकिन अगर सिर्फ कार्यपालिका की बात करता है या कार्यपालिका प्रधान की बात करता है तो ये राष्ट्रपति होते हैं। बात समझ में? ये कौन होते हैं? तो कार्यपालिका का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछ ले कि वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तब ऐसी स्थिति में जो है आप किसको करिएगा? प्रधानमंत्री को। उसी तरह राज्य में जो कार्यपालिका प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक पूछेगा फिर मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कौन सा एक गणराज्य है, ठीक है, रिपब्लिक है, ठीक है, यूके, यूएसए, है ना। अब यूके, देखिए, जो यूनाइटेड किंगडम, जिसको, है ना, ब्रिटेन बोलते हैं, पहले ये समझिए गणराज्य होने का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिपब्लिक बोलते हैं ना, रिपब्लिक। आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत में जो है वो गणतंत्र घोषित हो गया, ठीक है। तो ये गणतंत्र होना क्या है, रिपब्लिक होने का क्या सेंस है? देखिए, जब किसी कंट्री का जो हेड ऑफ द, मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी कंट्री में जो हेड ऑफ द कंट्री या हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, हेड ऑफ द कंट्री बोलिए या उनको स्टेट भी बोल देते हैं, अगर ये हेड ऑफ कंट्री और हेड ऑफ स्टेट जो है, अगर ये इलेक्टेड है, यानी कि इसको निर्वाचित किया गया है ना, इलेक्टेड है ना,
ये अगर इलेक्टेड है तो ऐसे में हम क्या कहते हैं कि वो कंट्री क्या होगा, एक रिपब्लिक। रिपब्लिक होने का मतलब है कि स्टेट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द कंट्री शुड बी एन इलेक्टेड पर्सन, ठीक है। अगर वो इलेक्टेड पर्सन है तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक रिपब्लिक, एक गणराज्य है। और आपको पता है यूके में तो जो राष्ट्रपति मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, वो कौन होता है, वो आपका या हेड ऑफ द कंट्री जो है वो क्वीन या किंग होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे में तो निर्वाचित तो नहीं हुए, तो यहां हो जाएगा यूएसए। यूएसए में ऐसा होता है तो ये आंसर हो जाएगा हमारा यूएसए। आगे बढ़े। और भारत भी एक रिपब्लिक है। भारत में राष्ट्रपति आप जानते हैं वो चुन करके आते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है लेकिन आते तो चुन करके ही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की है? मैंने बहुत डिटेल में महाभियोग कौन क्या का मतलब महाभियोग के क्या क्या कंडीशंस है वो मैंने मॉडल सेट 7 में भी पढ़ाया है और उसके बारे में 6 में भी मेंशन था, ठीक है। तो आप उसको वहां से देख लीजिए, है ना। एक ही चीज मैं और वो बहुत डिटेल मैंने बताया। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में आपको पता ही है 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। लोकसभा का प्रधान कौन होता है? अब लोकसभा का प्रधान कौन होगा? देखिए लोकसभा के जब प्रधान की बात करते हैं तो वो प्रधानमंत्री, क्योंकि लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके जो लीडर होते हैं उनको बोलते हैं, या फिर सीधा प्रधानमंत्री को आप बोल लीजिए, ठीक है। वो लोकसभा का प्रधान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय प्रशासनिक, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक है। भारतीय पुलिस सेवा जो आईपीएस बनते हैं वो भी ऑल इंडिया है ना। भारतीय विदेश सेवा जो है ये ऑल इंडिया सेवा नहीं है। वैसे तो आपको सुनने में ये लगेगा ये अखिल भारतीय सर्विस है, लेकिन नहीं है, ठीक है। ये केंद्रीय सेवा है। विदेश सेवा जो है वो केंद्रीय सेवा में गिना जाता है। ये क्या होता है? ये सेंट्रल सर्विस, ये केंद्रीय सेवा का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, ये कंफ्यूज कर सकता है कई लोगों को, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? देखिए इनमें से तो अब अभी वर्तमान में देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं। जिस समय ये पूछा गया था उसमें आंसर 552 होता, लेकिन वर्तमान में देखें तो इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो है अधिकतम सदस्य जो है वो 550 ही है। 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किए जाते थे अब वो नहीं होता है, ठीक है। कह रहे द्विसदनात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है? द्विसदन वाला तो ऑब्वियसली देखिए संसदीय प्रणाली है ना, और अध्यक्षता बोला कि अध्यक्षात्मक प्रणाली और संघीय प्रणाली। तो किसमें 2 सदनीय प्रणाली की बात की गई है, ठीक है, या फिर कहिए वो। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो संसदीय प्रणाली है उसमें 2 सदन की बात की गई है, ठीक है। जैसे ये इंग्लैंड से लिया गया था, वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता था, यहां पर राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद भी कुछ राज्यों में है, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? अब इसके बारे में कई बार चर्चा होगी। ये सर्वोच्च न्याय, देखिए इसमें ध्यान रखना, ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायिक पुनरावलोकन जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ये केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इसके बारे में मैंने कई सारे केसेस के एग्जांपल ऑलरेडी आपको दिए हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था शंकरी प्रसाद केस, ठीक है, सज्जन सिंह केस, पहले शंकरी प्रसाद केस आया, फिर सज्जन सिंह केस आया। शंकरी प्रसाद 1951 में आया था, फिर 1965 में सज्जन सिंह केस आया। इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अनुच्छेद 368 के तहत जो है वो संसद जो है वो मतलब संविधान के किसी भी अनुच्छेद के संबंधित कानून बना नया मतलब कानून में संशोधन कर सकता है या कानून बना सकता है बेसिकली। फिर बाद में क्या हुआ? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस आया था जो मैंने बताया होगा आपको, ठीक है, अगर याद हो, है ना। उसमें फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को चेंज कर दिया, कहा कि मौलिक अधिकार पर संशोधन नहीं कर सकता संसद, ठीक है, मतलब मौलिक अधिकार को छोड़ करके वो बाकी कानून या बाकी अनुच्छेदों में संशोधन कर सकता है। फिर केशवानंद भारती केस आया, यहां नए कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, मूल संरचना का कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर का, संविधान के मूल संरचना का एक अवधारणा लेकर के एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें यह कहा गया कि संसद जो है वो सभी कानून में संशोधन कर सकता है, लेकिन किसको छोड़ करके? जो भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मूल है ना, जो नीति है उसका, है ना, जो है अगर उसके मूल सिद्धांत जो है बेसिकली, ठीक है, उसके अगर उसके विषय को मतलब उसके विषय में वो संशोधन नहीं कर सकता, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें संशोधन नहीं कर सकता, ये कहा, ठीक है। ये सब बातें हम लोग जान ही रहे हैं, चलिए, है ना। फिर आपका इंदिरा गांधी वर्सेस, ठीक है, जो आपका राजनारायण केस आया, उसमें जुडिशियल रिव्यू को लेकर के जो है क्लैरिटी बिल्ड किया गया, ठीक है, जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जुडिशियल रिव्यू को लेकर, न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो आपका कहां है, ठीक है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? तो ये 368 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति 368 में ही रखा गया, जो संविधान संशोधन की भी शक्ति देता है, ठीक है। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट बोल रहा है, और मैंने बताया था अनुच्छेद 226 के तहत करता है, और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद जो 32 है उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। 5 तरह के रिट जारी करता है, 5 रिट का नाम ने पीछे देखा। महाधिवक्ता, जिसको हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं, ये भी शायद पहले आया, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं, और इनसे संबंधित अनुच्छेद 100 कौन सा है? 65, ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर, महान्यायवादी भारत सरकार की बात कर रहा है, तो मैंने इसके बारे में बताया, ये एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट, है ना, ऑफिसर होता है या लॉ ऑफिसर होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। अनुच्छेद 76 जो है वो इनकी बात करता है।
अनुच्छेद है ना 76 इसकी बात करता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है? सबसे अच्छा उदाहरण एकात्मक पूछा तो ब्रिटेन हो जाएगा। सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, ये आप जानते ही हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक, जिसको क्वासी फेडरल कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल। ठीक है, फेडरल, तो क्वासी फेडरल का किसको कहा था? सॉरी, किसने कहा था? ये कहा था केसी वेयर ने। किसने कहा था? केसी वेयर ने, जो है वेयर ने, इन्होंने क्या कहा था कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है, वो एक अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरल, यानी कि पूरी ये एब्सोल्यूट फेडरलिज्म, जो मतलब जो फेडरल कंट्री होता है, जो संघ होता है, वो वैसा नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वो क्वासी है, यानी कि वो हाफ, एक तरह से अर्ध है। ठीक है, आगे बढ़े, क्योंकि इसमें कारण ना कि इसमें जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, जो एक शासन व्यवस्था है, ठीक है, जो ब्रिटेन में, उसके भी कुछ पॉइंट्स को लिए गए, कुछ चीजों को ली गई है। आगे जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संशोधन? अब जिला का जब नियोजन की बात आती समिति, तो ये 73वें संविधान, ये पंचायत से रिलेटेड है। आपको पता है कि पंचायत में 3 स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आपका ग्रामीण स्तर पर जो है ग्राम पंचायत है, फिर आपका ब्लॉक है, पंचायत समिति है, उसके ऊपर जिला परिषद है। तो जिला नियोजन समिति जो उसी का हिस्सा है। तो 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में 1992 में हुआ था, ये उसी का है ना, उसी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हो चुका है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? देखिए, स्थानीय स्वशासन के जब जनक की हम लोग बात करते हैं तो ये कौन है? अब आप लोग बताइएगा, ठीक है, आप लोग भी ट्राई करिए। चलिए, तो ये कौन है? ठीक है, आप लोग देखिए, कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन जब आता है ना, तो आप लोग इमीडिएट कमेंट करिए। मैं जान रहा हूं कि रिकॉर्डेड क्लास है, तो हो सकता है आपको उतना मजा ना आता हो, ठीक है, कमेंट करने में, लेकिन आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि मैं कमेंट को देखता हूं, है ना, और लोग कितने एक्टिव हैं, वो क्या आंसर कर रहे हैं, और उसका एक अगर कुछ बात है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट आप लोग जरूर करिए, आप लोगों से एक निवेदन है ना, कि बहुत वीडियोस लोग देख रहे हैं, लेकिन वीडियो पे लोगों का कमेंट ही नहीं आ रहा, फिर आप देखने का बहुत फायदा नहीं है। आपको क्या लग रहा है, कैसा लगा? कोई क्वेश्चन, मैं लगभग हर सेशन में 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर करने के लिए देता हूं, लेकिन दुर्भाग्य के लोग इस पर है ना लिए रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो वो देख रहे हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं, बट वो है ना क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे। चलिए, खैर, तो आते देखिए, ये किसको कहा गया था? सवाल क्या था? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, तो ये थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। ये 1882 में स्थानीय स्वशासन को लेकर के ये प्रस्ताव भी आए थे, मतलब स्थानीय स्वशासन पर जो है इन्होंने प्रस्ताव लाया था, और इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा गया था। क्या कहा गया था? मतलब लॉर्ड रिपन द्वारा जो बेसिकली प्रस्ताव लाया गया था, स्थानीय स्वशासन को लेकर के प्रस्ताव लाया गया था, उसको स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया था। याद रखिएगा, ठीक है, लिख सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित एक समिति नहीं है? अब देखिए, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो डिटेल में देखा वो बहुत आराम से आंसर कर लेंगे। अशोक मेहता समिति तो पंचायत राज समिति से है, ठीक है ना, ये 1977 में है ना आया था, 1977 में आया था। फिर एलएम सिंघवी समिति, ये भी है, ठीक है, एलएम सिंघवी समिति, और ये कब आया था? ये आया था 1986 में, ठीक है। वीरप्पा मोइली समिति जो ये नहीं है, ठीक है, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है। 7 टोटल कमिटियां, 7 के बारे में मैंने डिटेल ऑलरेडी बताया, कब कब आया, क्या क्या नाम है। संविधान संशोधन का प्रावधान कौन सी है? तो बहुत आसान, 368 में संशोधन की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संविधान की मूल संरचना। अभी जस्ट कई बार मैं मूल संरचना की मैंने कई बार बात की, ये उसी मूल संरचना की बात हो रही है। तो मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया था? तो ये मुकदमा था केशवानंद भारती मुकदमा 1973। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था, 1973 का केस था। एक गोलकनाथ 1967 का केस था, जिसमें मतलब कोर्ट ने यह कह दिया था कि जो संसद है वो मौलिक अधिकार पर कानून या संशोधन नहीं कर सकता, मौलिक अधिकार के क्षेत्र में, ठीक है, और बाकी वो सभी कानूनों पर कर सकता है संशोधन, लेकिन बाद में उसको बदला गया और ये मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को ऐड किया गया। अगला सवाल देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में नए राज्य के गठन की बात की गई? तो अनुच्छेद आपको पता है 3, इसी में नए राज्यों के गठन और जो पहले से राज्य उनके नाम में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन संबंधी बातें यहां पर है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया था? ये थे डाइसी। विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ जो है, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ जो विधि का शासन, इसका प्रतिपादन किया था डाइसी ने, तो याद रखेंगे डाइसी। किस वर्ष राज्य पुनर्गठन? अब इसके बारे में मैंने डिटेल ऑलरेडी बताया, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, ठीक है, और जो है आपका सबसे पहले जो है 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज जो वो बनाए गए थे। ये राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो है वो भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की सिफारिश भी की थी, और ये 1956 से लागू हुआ था, ठीक है। ये सब मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया। आप लोग अगेन जो इन लोगों ने पहले वाला वीडियो देखा उनको तो वो तो रिलेट कर लेंगे और उनको याद भी होगा, उम्मीद मैं करता हूं, और जो लोग नए हैं वो जरूर जाकर के प्रीवियस वीडियो को देखिए, ठीक है। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? ये एक संवैधानिक, गैर संवैधानिक क्या थी? ठीक है, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी, और आपको पता है योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया जब नीति आयोग आया, तो योजना आयोग को ये बना कब था? वैसे ये 15 मार्च है ना 1950 में बना था, 15 मार्च 1950 को ये बना था, ठीक है, बस में, और 2014 में ये क्या हो गया? ये समाप्त हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1952 में हुई थी, 6 अगस्त को हुई थी। क्लास 9th और क्लास 10th में जो बिहार बोर्ड में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, कहीं भी, मतलब इकोनॉमिक्स, बेसिकली इकोनॉमिक्स के चैप्टर में मिल जाएगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस देश से लिया गया है? मतलब कह रहा है कि भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है ये कहां से लिया गया? ये लिया गया था सोवियत संघ से, ठीक है, सोवियत यूनियन से लिया गया था। अगेन जो संविधान का स्रोत है उसको आप जरूर जाकर के पढ़िए डिटेल वीडियो को। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता था, ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष भी वही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में चौथा आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ था, और 1971 का तो बहुत फेमस था, ये आपका 5वां था, ठीक है, ये 5वां लोकसभा चुनाव था, और चौथा आपका 1967 में हुआ था, ठीक है। चलिए, तो आज ये हो गया। यहां पर देखिए आज के क्लास में अराउंड हमने 54 आई थिंक क्वेश्चंस, हाँ हमने 54 क्वेश्चंस किए इसमें, ठीक है। और पॉलिटी के है ना, पॉलिटी के ये जो सीरीज है ये आपका 8th क्लास था, लगभग हमने है ना 60% क्वेश्चन को कवर कर लिया है। बिहार के एग्जाम में पूछा गया पॉलिटी में, बाकी 40% जो क्वेश्चन रह गए उसमें बहुत सारे रिपीटेड हुए, ऑलरेडी बहुत डिस्कस हो गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 क्लासेस में जो है आपका बिहार के जितने भी एग्जाम में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन है वो आपका खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए उसमें 2023 तक के जो एग्जाम्स में उसके क्वेश्चन को रखा गया है, तो आप लोग इसको बिल्कुल मिस नहीं करिए। मतलब जिन लोगों ने पहले वाला जो सीरीज का पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, 1 to 7 नहीं देखा है, उसको जाकर के आप कंप्लीट जरूर देखिए। साथ में आपको पता होगा हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास भी चल रहा है, उसका भी मॉडल सेट 8 जो है वो अपलोड जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और उसमें अगेन उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो है आपका जो मुगल हिस्ट्री है, ठीक है, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री है, उसके बारे में, मुगल दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, और साथ में उधर आपका हिस्ट्री कंप्लीट होगा, और हिस्ट्री के साथ हम लोग इकोनॉमिक्स, और इधर पॉलिटी जैसे ही कंप्लीट होता है इसके साथ हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट कर देंगे। तो आपका जो पूरा ये जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से पूरा PYQ कवर हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में, है ना। बाकी जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।